हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लासेस सॉल्व करके बहुत अच्छा लग रहा होगा। हम लोग डेली बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज भी आप लोगों के लिए इन्वायरमेंट के बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन लेकर उपस्थित हैं। तो उम्मीद करेंगे आज की क्लास को सॉल्व करके आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका पहला ही प्रश्न बहुत ही शानदार है, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और उत्तर देना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, आपको वो बताना है। पहला, की स्टोन प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, क्या ये बात सही है। दूसरा, फाउंडेशन प्रजातियां अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती हैं। तीसरा, अम्ब्रेला प्रजाति निर्धारण का कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं है, लेकिन सामान्य परिभाषा में यह प्रजातियां संकुचित परास की होती हैं। तीसरा, संकेतक प्रजाति से अभिप्राय किसी एक पौधे और जंतु की प्रजाति से है जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं। और चौथा है कि कोई भी सत्य ऐसा नहीं है जो गलत हो, यानी कि सभी सही हैं। आपको बताना है क्या सत्य नहीं है। आपके सामने सारे ऑप्शंस हैं, आप इनका जो है इनको देखिए और फटाफट उत्तर दे दीजिए कि आपके हिसाब से क्या है जो सत्य नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो। तो फटाफट बताएंगे कि क्या है जो आपका सही नहीं है। और आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल 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 पता होना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा इसे ढूंढने में। तो याद रखेंगे क्या है जो आपका सत्य नहीं है। तो आप सभी को ये पता होगा कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर जो 2 है, ये सत्य नहीं है। चूँकि अम्ब्रेला प्रजाति निर्धारण का कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं है, लेकिन सामान्य परिभाषा में ये प्रजातियां संकुचित नहीं बल्कि विस्तृत जो है परास की होती हैं। विस्तृत जो है परास की होती है, याद रखिएगा, विस्तृत परास की होती हैं। ये आपके लिए बिल्कुल याद होना चाहिए, विस्तृत परास की होती हैं, यानी कि इनका जो परास है, जो एरिया है, काफ़ी बड़ा होता है, तभी तो इनको अम्ब्रेला प्रजाति कहा जा रहा है, यानी कि जो सबको ढके हुए रहे, जिनका जो परास है वो ज़्यादा हो। तो निश्चित ही चलो याद रखेंगे ये काफ़ी विस्तृत प्रजाति मतलब जो है परास की होती हैं। ये गलत है, ये सत्य नहीं है। संकुचित नहीं होती बल्कि विस्तृत होती हैं, तो इसलिए आपका ये सत्य नहीं। पहला बिल्कुल सही है कि स्टोनी प्रजाति उसे कहते हैं जो समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षण पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं। फाउंडेशन प्रजातियां उन प्रजातियों को कहते हैं जिनका जो निर्माण और संरक्षण में अपनी भूमिका निभाती हैं। और सांकेतिक प्रजातियां वे पौधे या जंतु होते हैं जो बहुत जल्दी किसी भी परिवर्तन से प्रभावित हो जाते हैं। ये काफ़ी संवेदनशील होते हैं। तो आपका दूसरा सही नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। पहला कह रहा है संपूर्ण जैव मंडल एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। दूसरा कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण नियम एक रूपता का नियम है। तीसरा, बढ़ते पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह में क्षय होता है। बढ़ते पोषण स्तरों में श्वसन द्वारा ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास बढ़ता चला जाता है। चौथा कह रहा है प्राकृतिक पारितंत्र जब किसी अवांछित प्राकृतिक या मानवीय गतिविधियों को समायोजित कर पाता है तब पारिस्थितिकी अस्थिरता उत्पन्न होती है। और पांचवा कह रहा है कि कोई ऐसा नहीं है जो गलत हो, यानी कि सभी सही हैं। आप देखिए आपके सामने हैं ऑप्शंस, क्या सत्य नहीं है आपको ये बताना है। आप सारे ऑप्शंस को देख लीजिए, आपको कौन सा है जो लग रहा है कि सत्य नहीं है, और आप सभी को ये देखना है और उसके बाद उत्तर देना है। सारी बातें आपकी पड़ी हुई हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना पता हो। तो फटाफट उत्तर दे दीजिए क्या है जो आपका सत्य नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग बता पाएंगे क्या है जो सत्य नहीं है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, क्या सत्य नहीं है वो आपका 4 नंबर है। आपका जो पहला ये बिल्कुल सही है कि संपूर्ण जैव मंडल एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। निश्चित ही जहाँ पे जीवधारी होंगे वहाँ पे जटिलता होगा। पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण नियम एक रूपता का नियम है। पारिस्थितिकी तंत्र जैसे पहले काम करता था आज भी वैसे ही काम कर रहा है और आगे भी ऐसे ही काम करता रहेगा। ये अलग बात है कि प्राकृतिक और मानव जो है गतिविधियाँ जो निगेटिव होती हैं, इससे इसके कार्य में जो है संचालन में समस्या होती है।
तीसरा भी बिल्कुल ही सही है। बढ़ते पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह जो क्षय होता है ये बिल्कुल बढ़ता चला जाता है और श्वसन द्वारा ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन चौथा जो है ये सत्य नहीं है, क्योंकि कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र जब किसी अवांछित प्राकृतिक या मानवीय गतिविधियों का समायोजन कर पाता है तब पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता उत्पन्न करता है, अस्थिरता उत्पन्न नहीं करता बल्कि स्थिरता उत्पन्न करता है। क्योंकि जब आप कहीं के इन्वायरमेंट में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं, अनुकूल हो जाते हैं वहाँ के, तो आप स्थिर हो जाते हैं, तब आप वहाँ को कोई दिक्कत महसूस नहीं करते हैं। तो स्थिरता करता है, अस्थिरता नहीं होगा। यानी कि आपका केवल और केवल चौथा सत्य नहीं है, और वो भी मात्र एक शब्द के बदलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अपने आप में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सत्य है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवत रेखा के निकट जहां साल भर तापमान और आर्द्रता काफी निम्न होती है पाया जाता है। दूसरा कह रहा है सामान्यतः इन क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है जो कृषि की दृष्टि से उपजाऊ होती है। तीसरा कह रहा है यहाँ वृक्ष और झाड़ियों के 3 स्तर पाए जाते हैं जो सूर्य की रोशनी को जमीन पर आने नहीं देते। इन वनों का विस्तार पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय, अंडमान निकोबार में पाया जाता है। चौथा कह रहा है ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास को सेल्वास कहा जाता है। और पांचवा कह रहा है कि उपर्युक्त में सभी। बताएंगे कौन सा है जो आपका सत्य है। तो यहाँ पे आपको बताना सत्य है। अच्छा, यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। बताएंगे चलो कौन सा है जो सत्य नहीं है, फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो आपका सत्य नहीं है। और आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए। देखते हैं आप लोग इसका उत्तर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। और आपको ये सारी बातें पता हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है, तो बिल्कुल अपने दिमाग को जो है फिर से रिकॉल कीजिए, अपने पढ़ी हुई चीज़ों को फिर से याद कीजिए और सभी पॉइंट्स को देखिए और बता दीजिए कि क्या है जो आपका सत्य नहीं है। तो निश्चित ही चलो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल पता हैं। आपका उपर्युक्त में से सभी जो है वो सत्य नहीं है, यानी कि सभी के सभी गलत हैं। क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवत रेखा के निकट जहाँ साल भर तापमान और आर्द्रता काफ़ी उच्च होती है, निम्न नहीं होती है, ये गलत हो गया। सामान्यतः इन क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है जो बहुत ज़्यादा निच्छालन से होती है और ये कृषि के दृष्टिकोण से अनुपजाऊ है, क्योंकि पोषक तत्व छन छन करके नीचे चले जाते हैं। यहाँ वृक्ष और झाड़ियों के 3 स्तर पाए जाते हैं जो सूर्य की रोशनी को ज़मीन पर आने नहीं देते हैं। इन वनों का विस्तार पूर्वी घाट पर नहीं है, क्योंकि पूर्वी घाट पर वर्षा बहुत ज़्यादा नहीं होता। लौटते मानसून से चक्रवातों से ये वर्षा प्राप्त करता है। सदाबहार वन वहाँ होते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होता है, जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार। तो इस तरह से आपका पूर्वी घाट नहीं होगा, इस वजह से आपका बाकी तो बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पूर्वी घाट हटा देते तो आपका ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही हो जाता। और ब्राज़ील की उष्णकटिबंधीय घास स्थल को आप सभी को मैंने बताया था कि कंपोज कहा जाता है। सिल्वास वहाँ के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को कहा जाता है। इस तरह से आपका कोई भी कथन सत्य नहीं है, सभी गलत हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से पर्णपाती वन के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। पर्णपाती वन आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। इसके बारे में क्या सत्य नहीं है आपको ये बताना है। आपके सामने हैं ऑप्शंस। पहला, इन वन के पौधे सामान्यतया शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। दूसरा, यहाँ औसत वर्षा सदाबहार वनों की अपेक्षा कम होती है। यहाँ के वृक्षों में सागौन, शीशम, साल, महोगनी, बांस और रबर आदि प्रमुख हैं। तीसरा कह रहा है दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, ब्राज़ील और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के वन पाए जाते हैं। और चौथा कह रहा है उपरोक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सभी सत्य हैं। आपको बताना है क्या सत्य नहीं है। आपके सामने ऑप्शंस हैं इतने, और आपको इन्हीं में से बताना है कि क्या है जो आपका सत्य नहीं है। चलिए बच्चा लोग उत्तर दीजिएगा।
इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफ़ी आसान है, हालांकि सब कुछ पड़ा हुआ है आपका। आपका पहला तो बिल्कुल सही है कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु में ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, आयतन को कम कर देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो जाए, क्योंकि पानी की कमी होती है। दूसरा भी सही है, नहीं दूसरा ही सही नहीं है, दूसरा ही सही नहीं है, क्योंकि यहाँ औसत वर्षा सदाबहार वनों की अपेक्षा कम होती है, सही है। यहाँ के वृक्षों में सागौन है, शीशम है, साल है और जो है बांस है, रबर और महोगनी नहीं है। आपको पता होगा महोगनी कहाँ का है, ये सदाबहार वनों का है जो अपनी पत्तियाँ नहीं झाड़ते हैं, पर्णपाती वन नहीं है, इसलिए आपका ये दूसरा गलत हो गया है, याद रखिएगा। तीसरा बिल्कुल सही है। ऐसे वन दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत, ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, केवल और केवल आपका दूसरा सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मध्य अक्षांशीय सदाबहार वनों के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। पढ़ा हुआ है आप लोगों का सब कुछ, तो उम्मीद करेंगे आप लोग गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कह रहा है उपोष्ण प्रदेशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भाग के वर्षा वनों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा कह रहा है चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष जैसे लॉरेल, मैग्नोलिया, यूकेलिप्टस इन वनों के प्रमुख उदाहरण हैं। तीसरा कह रहा है दक्षिणी चीन, जापान और दक्षिणी ब्राज़ील, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रकार के वन वहाँ पे पाए जाते हैं। चौथा कह रहा है कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत हो, यानी कि सभी सही हैं। अब आपको बताना है मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन के बारे में क्या है जो सत्य नहीं है। पढ़ाई हूँ बहुत अच्छे से कि आपके उपोष्ण क्षेत्रों में महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर गर्म जल धाराएं चलती हैं, जिसकी वजह से एक ये भी कंडीशन है कि वहाँ पे वर्षा होती है, आर्द्रता और नमी होती है, जिससे सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ये पश्चिमी तटों पे होते हैं, नहीं पश्चिमी तटों पे नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी ठंडी जलधाराएं चलती हैं, इसलिए आपका पहला गलत हो गया। उपोष्ण प्रदेशों में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा वनों को इसके अंतर्गत रखा जाता है, यहाँ पे पश्चिमी ना हो के पूर्वी होना चाहिए था। दूसरा बिल्कुल सही है, चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष जैसे लॉरेल, मैग्नोलिया, यूकेलिप्टस इन वनों के प्रमुख उदाहरण हैं। और ऐसे वन दक्षिण चीन में, जापान में, दक्षिणी ब्राज़ील में, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। केवल और केवल आपका पहला गलत है, क्योंकि ये महाद्वीपों के पूर्वी तटों पे होगा, पश्चिमी तटों पर नहीं। नेक्स्ट देखिए, भूमध्य सागरीय वनों के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है भूमध्य सागरीय वनों के बारे में। और आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छे से ये बताया था कि भूमध्य सागरीय वन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी विशेषता आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो भूमध्य सागरीय वन के बारे में सत्य नहीं है। पहला, मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में यह वन पाए जाते हैं। यहाँ ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क, जबकि शीत ऋतु ठंडी और आर्द्र होती है। यहाँ ग्रीष्म में वर्षा होती है। दूसरा, यहाँ के प्रमुख वृक्ष कार्क, जैतून, पाइन आदि हैं। यह प्रदेश रसदार खट्टे फलों का होता है। तीसरा, यहाँ रंग बिरंगे पक्षियों और सुगंधित जड़ी बूटियों की अधिकता होती है। इस बायोम को बाज वन या चापरेल भी कहते हैं। और चौथा, ये वन भूमध्य सागर के आसपास दक्षिणी अमेरिका के चिली, उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण अफ्रीका देश में पाए जाते हैं। और पांचवा, उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को ये सारे पॉइंट्स में क्लास में पढ़ाई हूँ। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोगों से गलतियाँ नहीं होंगी। तो याद रखेंगे क्या है जो आपका सत्य नहीं है। तो आपका पहला सही नहीं है, क्योंकि पहला क्यों सही नहीं है, बाकी पॉइंट्स बिल्कुल सही है। मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ये वन पाए जाते हैं। और ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे गर्म और शुष्क, जबकि शीत ऋतु ठंडी और आर्द्र होती है। यहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा हो रही है, क्योंकि शीत ऋतु कैसी है, ठंडी और आर्द्र है, यानी कि नमी युक्त है, पानी युक्त है। ग्रीष्म को तो ये शुष्क कह रहा है। अगर ग्रीष्म में वर्षा होती तो शुष्क क्यों रहता, फिर तो वो आर्द्र हो जाता। मैंने बताया था कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। यहाँ पे शीत ऋतु जो होता है ये ठंडा और आर्द्र होता है। ग्रीष्म ऋतु जो होता है वो गर्म और शुष्क होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा बिल्कुल सही है, यहाँ पे बड़े पैमाने पे जैतून, पाइन और खट्टे रसेदार जो फल होते हैं इनका उत्पादन
होता है, जैसे संतरा, जैसे नींबू की विभिन्न प्रजातियाँ, ये सब। यहाँ रंग बिरंगे पक्षी भी होते हैं, सुगंधित जड़ी बूटियों की अधिकता भी होती है। और इस बायोम को बाज वन या चैपरेल भी कहा जाता है। ये वन भूमध्य सागर के आसपास भी मिलते हैं, दक्षिण अमेरिका के चिली भी मिलती है, उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी मिलता है और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में भी मिलता है। तो बाकी बातें बिल्कुल सही है बच्चा लोग, ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अपने आप में बहुत ही शानदार है। शंकुधारी वन या टैगा वनों के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है? आपको बताना है टैगा वन या जिसे हम शंकुधारी वन भी कहते हैं, इसके बारे में क्या सत्य है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है टैगा वन की वृश्चिक और धारी होते हैं। वृश्चिक, टैगा वन की वृश्चिक और धारी होते हैं, इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। यहाँ पे होना चाहिए था कोणधारी होते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं, कोणधारी होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कोणधारी होते हैं। टैगा वन कोणधारी होते हैं, इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो और बर्फ पत्तियों पर ना रुके। क्या ये बात सत्य है? दूसरा कह रहा है शंकुधारी वनों का विस्तार सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है, जैव विविधता और उत्पादकता अधिक है। तीसरा कह रहा है टैगा वन के क्षेत्र में वर्षा कम होती है और शीत ऋतु काफ़ी लंबी होती है। टैगा वनों में सबसे अधिक मुलायम लकड़ियां प्राप्त होती हैं, जिसका सभी बायोमों में सभी बायोम के वृक्षों से आर्थिक जो महत्व है वो अधिक है। और चौथा कह रहा है चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस, महोगनी आदि इस क्षेत्र के प्रमुख मुलायम लकड़ियों वाले वृक्ष हैं। आगे है अम्लीय पाटजाल, यहाँ अम्लीय पाटजाल मिट्टी पाई जाती है जो खनिजों से युक्त है। और छठा कह रहा है कि सभी बातें बिल्कुल सत्य हैं। बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो आपका सही हो जाएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोग इसका उत्तर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। और आप लोग जब तक उत्तर दे रहे हैं तब तक मैं चार्जिंग पे लगा देती हूँ, क्योंकि बैटरी लो हो रही है। तो चलिए बच्चा लोग उत्तर देते रहिए आप लोग, क्या है जो आपका सही हो जाएगा। आपके सामने हैं ऑप्शंस और आपको ऑप्शंस को पढ़ना है और उत्तर दे देना है। फटाफट बताइएगा क्या है जो आपका सत्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं आप लोगों को याद है या नहीं। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था टैगा वन, और मैंने ये भी कहा था कि टैगा वनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, चूँकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, क्या हो जाएगा जो आपका सही हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा आपका क्या है जो सही हो जाएगा। तो आपका केवल और केवल आपका पहला सत्य है। टैगा वन जो है ये कोणधारी होते हैं, इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो और बर्फ पत्तियों पर ना रुके, ये तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा कह रहा है शंकुधारी वनों का विस्तार सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन जैव विविधता और उत्पादकता अधिक नहीं है बल्कि निम्न है। यहाँ की जैव विविधता और उत्पादकता निम्न होती है, ये बात सही, मतलब ये आपका क्या हो गया है, अधिक होने की वजह से गलत हो गया। टैगा वन क्षेत्र में वर्षा कम नहीं होती, वर्षा अधिक होती है, लेकिन वो वर्षा हिम के रूप में होती है, तो वर्षा अधिक होती है और शीत ऋतु काफ़ी लंबी होती है। टैगा वनों में सबसे अधिक मुलायम लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, जिसका सभी बायोम के वृक्ष से अधिक आर्थिक महत्व है। बिल्कुल सही है, सिर्फ यहाँ पे वर्षा कम की जगह पे अधिक कर देते आप तो सही हो जाता, यानी कि वर्षा अधिक होती है बशर्ते वो बर्फ़ के रूप में होती है। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका वृष्ट है इसमें दो तरह की वर्षा होती है, एक हिम के रूप में और एक जो है वो पानी के रूप में। तो जो हिम के रूप में होती है उसे वृष्टि कहते हैं, जो पानी के रूप में होता है उसे वर्षा कहते हैं, इसलिए ये गलत हो गया जो कि यहाँ वर्षा अधिक होती है। चौथा क्यों गलत है, क्योंकि चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस ये तो हैं आपके शंकुधारी टैगा वन, लेकिन महोगनी तो आपका सदाबहार वन है, इसलिए आपका सत्य नहीं है। और आपका पांचवा क्यों सही नहीं है, यहाँ अम्लीय पाटजाल मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये खनिजों से युक्त नहीं होती बल्कि खनिज में इसमें कमी पाई जाती है, खनिजों की कमी पाई जाती है। चूँकि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वनस्पतियों का जो है
सड़ना गलना नहीं हो पाता है। इसी वजह से मिट्टी में जो है खनिजों की कमी पाई जाती है। जीवाश्म की कमी मतलब जो है जीवाश्म तो मिलेगा लेकिन खनिज कम रहते हैं बच्चा लोग, ये याद रखिएगा। तो आपका केवल और केवल पहला सही था, बाकी बातें सही नहीं है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय पौधों एवं जीवों के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है। आपके लिए काफ़ी आसान है और आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। मैंने आप लोगों को मरुस्थल भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था। मरुस्थलीय पौधे एवं जीवों के बारे में क्या सत्य है। पहला कह रहा है इनमें पत्तियां नहीं होती या फिर बहुत छोटी और नुकीली होती हैं। पत्तियां तथा तने गूदेदार होते हैं जो जल को संचित रखते हैं। दूसरा कह रहा है कुछ पौधों के तने में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है। जड़ तंत्र विकसित एवं बड़े क्षेत्र में फैला रहता है। तीसरा कह रहा है रात्रिचर होने के कारण जीव दिन के समय सूर्य की गर्मी से दूर रहते हैं। गाढ़ा मूत्र का उत्सर्जन करके जल को संरक्षित रखते हैं। चौथा कह रहा है जंतु और पक्षी सामान्यतः लंबी टांगों वाले होते हैं जिससे उनका शरीर गर्म धरातल से दूर रहता है। और पांचवा कह रहा है कि सभी बातें सही हैं मरुस्थलीय पौधे और जीवों के बारे में। चलिए देखते हैं आपका क्या राय है, क्योंकि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो आप लोग क्या करने वाले हैं फटाफट बता दीजिए कि आपके हिसाब से कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान ट्रिक मैंने बताया है, जब एक से अधिक आपको ऑप्शन सही लगने लगे तो सभी सही हो जाते हैं, यानी कि आपका सभी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। यहाँ पत्तियाँ नुकीली छोटी होती हैं, गूदेदार होते हैं। ये अपने पानी को बचा के रखना चाहते हैं, वाष्पोत्सर्जन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि पानी कम होता है। क्लोरोफिल भी होता है और जड़ इनका काफ़ी विकसित होता है। मैंने कहा था धरातल पर जितनी ये होते हैं, जिनकी इनका शरीर का जितना ऊंचाई होता है उससे कई गुना ज़्यादा लंबा इनका जड़ होता है। ये पानी के लिए नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से जाते हैं और बहुत अंदर तक चले जाते हैं। पानी के लिए संघर्ष होता है मरुस्थल में। यहाँ के जीव रात्रिचर होते हैं, रात में निकलते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ के जो जीव होते हैं वो ज़्यादातर कीट होते हैं, सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं या कुछ अन्य जीव जो है देखने को मिलते हैं। और ये रात में निकलते क्योंकि दिन में टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि इनके लिए अनुकूल नहीं होता। और इसके अलावा जो जंतु और पक्षी इनके टांगे लंबी होती हैं, जैसे ऊँट को देख लीजिए, जैसे शुतुरमुर्ग को देख लीजिए, इस तरह के या हिरन की प्रजातियों को देख लीजिए, इनकी टांगे लंबी होती हैं जो दिन में विचरण करते हैं। इनके जो शरीर होते हैं ये काफ़ी धरातल से ऊंचाई पे रहते हैं जो गर्मी को कम फील करे, इसलिए नेचर इनके पैर को लंबा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप में शानदार प्रश्न है। वन रिपोर्ट की विशेषता के बारे में कौन सा कथन है जो सही है। वन रिपोर्ट आप लोगों को पढ़ाई हूँ, आपको बताना है इसके बारे में क्या सत्य है। कह रहा है वर्ष 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट आई है जिसमें कुल वना एवं वृक्ष आवरण 24.62% है तथा वनावरण यानी कि जिसमें से वनावरण 21.91% और वृक्षावरण 2.71% है। दूसरा कह रहा है वन क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र का क्रम है। तीसरा कह रहा है वन प्रतिशत में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का क्रम है। और चौथा कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय की वन क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है। और अच्छा आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें से क्या सत्य है आपको ये बताना है। सारे ऑप्शन को देख लीजिए, क्या सत्य है आपको ये बताना है। बच्चा लोग सारे पॉइंट्स को देख लीजिए ध्यान से, सब कुछ पढ़ाई हो और आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर आप यहाँ गलतियाँ करेंगे तो फिर एग्ज़ाम में क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या सत्य है, आपको क्या सत्य है ये बताना है वन रिपोर्ट के बारे में। तो आपका पहला तो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। आपका जो सत्य है वो है केवल और केवल दूसरा। वन क्षेत्रफल के आधार पे पहले मध्य प्रदेश है, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड पे छत्तीसगढ़ है, फोर्थ पे उड़ीसा और 5 पे महाराष्ट्र है। ये वन क्षेत्रफल रखने वाले राज्यों का क्रम है। पहला क्यों गलत है। वर्ष 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट आई है जिसमें कुल वनावरण और वृक्षावरण 24.62% है, ये तो सही है। वनावरण जो है वो कितना है 21.71% है। वृक्षावरण जो है वो 2.91% है और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 24.62% आ जाएगा। इसलिए आपका पहला गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया है। आयोग के द्वारा जैसे ही छोटी छोटी गलतियाँ जो है वो बना करके आप लोगों को उलझा दिया जाता है।
दूसरा तो बिल्कुल सही है। तीसरा क्यों गलत है? वन क्षेत्रफल में मिजोरम तो है, प्रतिशत में सबसे आगे मिजोरम है, सेकंड अरुणाचल है, तीसरा मेघालय है, चौथा मणिपुर है, पांचवा त्रिपुरा ना होकर के नागालैंड है। नागालैंड है आपके 5वें नंबर पे, इसलिए ये गलत हो गया। और आपका जो चौथा है ये क्यों गलत है? क्योंकि ये घटने वाले हैं। इनके राज्यों में वनों के क्षेत्रफल में कमी आई है, बढ़ोतरी नहीं है। बढ़ोतरी तो दक्षिण के राज्यों में हुआ है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्रा है, तेलंगाना है। इन राज्यों ने वन क्षेत्रफल को बढ़ाया है, यहाँ तो वन जो है वो तेज़ी से घटे हैं, तो इसलिए आपका ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? हिम एवं ग्लेशियर्स के रूप में क्या 75% आपका जो मतलब पानी है वो पाया जाता है? ये आपका है पहला। दूसरा कह रहा है भूमिगत जल 24% है। तीसरा कह रहा है झीलों में 0.3% पानी पाया जाता है। और चौथा कह रहा है नदियों में 0.003% वाटर है। और पांचवा कह रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सभी सत्य हैं। आपको मीठे पानी के स्रोत के बारे में बताना है। आप सभी को पता है कि लगभग 97% जो पानी है वो लवणी है, यानी कि खारा है। 3% से भी कम पानी जो है वो आपका मीठा है। और उसमें से अगर इसको आप 100% मान लेते हैं तो ये जो आपके सामने आंकड़े दिए हुए हैं, क्या ये बातें सही हैं? आप लोगों को मैंने ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया है, तो उम्मीद करूँगी कि याद होगा कि आपका जो कौन सा सही नहीं है, चौथा सही नहीं है। हिम और ग्लेशियर के रूप में 75% है, बिल्कुल सही है। भूमिगत जल जो है 24% है, ये भी सही है। झीलों में 0.3%, ये भी सही है। नदियों में 0.03 है, 00 नहीं है, 10 होगा, इसलिए आपका चौथा सही नहीं है। 0.03% है, बच्चा लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आसान है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं वह है, वो कौन सा रूप है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं? आसान है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्राइड। बताएंगे कौन से रूप में पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं या ग्रहण करते हैं? वेरी वेरी इजी, और आप सभी को पता है नाइट्रेट के रूप में प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आसान है। कह रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्रोतों के संदर्भ में असत्य कथन पर विचार कीजिए। उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं द्वारा श्वसन क्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है। दूसरा कह रहा है ज्वालामुखी क्रियाओं तथा जीवाश्म ईंधनों के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तीसरा कह रहा है अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में अंशतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चौथा कह रहा है जंगल में लगने वाली आग कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में सहायक होती है। और पांचवा कह रहा है उपरोक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो असत्य हो, यानी कि सभी सही हैं। अब आपको फटाफट उत्तर दे देना है, और ये आपके लिए काफ़ी आसान होगा क्योंकि आप लोग ये सारी चीज़ें क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, और ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग यानी कि कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो निश्चित ही बच्चा लोग क्या सही नहीं है? आपका तीसरा सही नहीं है। अक्षय ऊर्जा या जिसे नवीकरणीय ऊर्जा या जिसको गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं, इनके उत्पादन से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। ये कह रहा है अंशतः निकलती है, इसलिए गलत हो गया। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। श्वसन करते हैं प्लांट और जीव दोनों जो है निकालते हैं कार्बन। ज्वालामुखी उद्गार से भी कार्बन निकलता है, जंगल की आग से भी कार्बन निकलता है। केवल और केवल तीसरा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने के लिए जिम्मेदार नहीं है? वेरी वेरी इजी। पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा श्वसन, तीसरा पदार्थों का अपक्षय, चौथा ज्वालामुखी क्रिया और पांचवा अपघटन। कौन सी क्रिया के द्वारा इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त नहीं होती है? आप सभी को पता होगा, 1 मिनट में भी ये उत्तर आना चाहिए। सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है और मुक्त होता है ऑक्सीजन, इसलिए ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन भी देखिए बहुत आसान है, फटाफट दीजिए उत्तर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण होता है किंतु ऊर्जा का नहीं। कार्बन चक्र सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। स्यूडोमोनास एक नाइट्रीकरण कारक जीवाणु है। सल्फर चक्र गैसीय वाष्प आदि दोनों चक्रों में पाया जाता है। पांचवा कह रहे उपरोक्त में से कोई नहीं। सारे पॉइंट आपके पढ़े हुए हैं, कुछ भी आपके लिए नया नहीं है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसे सॉल्व करने में। तो निश्चित ही बच्चा लोग क्या है जो सत्य नहीं है? मैंने बताया था स्यूडोमोनास विनाइट्रीकरक जीवाणु है, नाइट्रीकरक नहीं है बल्कि विनाइट्रीकरक है, यानी कि नाइट्रोजन को जो है वापस
जो है क्या कर देता है, विनाइट्रीकरण कर देता है, इन्वायरमेंट में मुक्त कर देता है। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं, आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कार्बन चक्र को सूर्य के प्रकाश जो है वो प्रभावित करती हैं और आपके पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्र होता है, किंतु ऊर्जा का नहीं। सल्फर चक्र गैसीय और अवसादी दोनों रूपों में चलते हैं, बिल्कुल बात सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। आपके सामने है ये ऑप्शंस और इसी में से आपको बताना है कि कौन सा है जो सत्य नहीं है। फास्फोरस अनेक प्राणियों को कवच, अस्थियां व दांत आदि बनाने में सहायक होते हैं। दूसरा कह रहा है प्राकृतिक चट्टानों में फास्फोरस किसी भी रूप में नहीं पाया जाता। तीसरा कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में फास्फोरस का मुख्य निवेश मृदा में स्थित फास्फोरस युक्त खनिज के अपरदन से होता है। और चौथा है फास्फोरस चक्र को अवसादी चक्र में शामिल किया जाता है। आपको बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है, कोई भी आपके लिए यहाँ पे नया तथ्य नहीं है, सब कुछ पढ़ा है, इसलिए गलत ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या है जो सही नहीं है, तो ये काफ़ी आसान है, दूसरा सत्य नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक चट्टानों में फास्फोरस किसी रूप में नहीं पाया जाता। ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया है। बाकी कवच, अस्थियां, दांत ये फास्फोरस और कैल्शियम से बनते ही बनते हैं। मृदा में भी फास्फोरस का जो मुख्य निवेश है वो फास्फोरस युक्त खनिज से होता है। फास्फोरस आपका अवसादी और आपका जो मतलब अवसादी चक्र में शामिल होता है, बिल्कुल सही। फास्फोरस चक्र को अवसादी चक्र भी कहते हैं, ये आपकी बातें बिल्कुल ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है आपको वो बताना है। आपके सामने है 4 ऑप्शन। पहला, सल्फर को पौधे अपने अंदर अवशोषित कर अमोनिया अम्ल बनाते हैं। दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का एक कारक है। तीसरा, बेजियाटोवा की कुछ प्रजातियां अपचय द्वारा हाइड्रोजन सल्फर से सल्फर को तत्व स्वरूप में बदल देते हैं। चौथा कह रहा है न्यूरोस्पोरा और एस्परजिलस जैसे कवक सल्फर का विघटन करने में सहायक होते हैं। क्या है जो सत्य नहीं है, आपका पढ़ा हुआ है और ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी पूछा था। अगर याद है कि आपका कौन सा है जो सत्य नहीं है और क्यों सत्य नहीं है, अगर याद है तो कमेंट कीजिए। अगर नहीं याद है तो याद करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपका जो तीसरा ये सत्य नहीं है। कौन से जीवों की प्रजातियां हैं जो अपक्षय द्वारा हाइड्रोजन सल्फर को सल्फर के तत्व के रूप में बदल देती हैं, आपके नोट्स में होगा, इसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है और आपका चौथा भी सही है, केवल और केवल तीसरा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र मतलब या भू वैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं। आपके लिए काफ़ी आसान है, कई बार ये मैंने आप लोगों को याद कराया था कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप सभी को इसका उत्तर पता है। जैव भू रासायनिक चक्र को ही द्वारा ही तत्वों का चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। अगला क्वेश्चन भी बेहद आसान है बच्चा लोग, आपको बताना है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है। कार्बन चक्र में, जल चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में या नाइट्रोजन चक्र में। बताएंगे सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है, कौन से चक्र में है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। और ये भी आपके लिए काफ़ी आसान है, निश्चित ही ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप सभी को पता होगा कि सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं वो जल चक्र में। सूर्य की किरणों से ही जल लिक्विड से गैस, गैस से जो है बर्फ़, बर्फ़ से फिर वापस लिक्विड में बदलता है। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था अभी मैं इसको क्वेश्चन याद आए तो मैं आपको सॉल्व कराती हूँ, तब तक इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सत्य है। कौन सा कथन है जो सत्य है, आपको ये बताना है। समुद्र में 71% कार्बन सिंक के रूप में विद्यमान है। दूसरा कह रहा है भूमि एवं सागर की कचरा सामग्री एवं मृत कार्बनिक सामग्री की अपघटन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकलती है। तीसरा कह रहा है जीवों के शुष्क भार का लगभग 49% भाग कार्बन से बना होता है। चौथा कह रहा है ज्वालामुखी उद्गार, जंगल की आग और जीवाश्म ईंधनों का दहन, श्वसन में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और पांचवा कह रहा है कि सभी बातें सही हैं। आपको बताना है कि कौन सी बात है जो कि आपकी सत्य है।
और आपको फटाफट उत्तर देना है बच्चा लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। चलिए दीजिएगा उत्तर, क्या है जो आपका सही हो जाएगा। और निश्चित ही ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है। इसको सॉल्व करने में तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि आपका क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो आपके सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। समुद्र में 71% कार्बन सिंक के रूप में विद्यमान है। भूमि एवं सागर के कचरा सामग्री एवं मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकलती है और शरीर के शुष्क भार का 49% कार्बन से बना होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और जो कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार, जंगल की आग, जीवाश्म ईंधनों का दहन और श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इन्वायरमेंट में निकलती है, ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना है। तो निश्चित ही बच्चा लोग सारी बातें बिल्कुल सही हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है जो सत्य कथन का मतलब चयन करना, असत्य कथन बताना है आपको, असत्य कथन बताना है। चलिए देखते हैं आप लोग इसको बता पाते हैं या नहीं। असत्य कथन बताना है बच्चा लोग। कह रहा है आपका पहला ऑप्शन है, प्रकाश अनुकूलित पौधे उच्च तापमान में भी प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं। क्या ये बात सत्य है। दूसरा कह रहा है, प्रकाश अनुकूलित पौधे की श्वसन दर कम होती है। तीसरा कह रहा है, छाया अनुकूलित पौधों में सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा उपापचय क्रियाओं की जो दर है ये कम होती है। और आपका चौथा कह रहा है, उपयुक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सत्य ना हो, यानी कि सभी सही हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा है जो असत्य है। आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं आप लोग इसका उत्तर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। और इसको सॉल्व करने में भी आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप सभी का उत्तर आ जाए तो मैं आपको बता दूं कि क्या है जो आपका सत्य नहीं है। निश्चित ही इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होना है कि आपका जो दूसरा है ये क्या है। ये कह रहा है कि श्वसन दर कम होती है। नहीं, जो प्रकाश अनुकूलित पौधे होंगे, प्रकाश में अनुकूलन कर लेंगे, उनका श्वसन दर क्यों कम होगा, उनका श्वसन दर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए आपका ये तो बिल्कुल भी सत्य नहीं होगा। आपका ये क्या हो गया है, असत्य हो गया। बाकी पहला बिल्कुल सही है कि उच्च प्रकाश अनुकूलित पौधे उच्च तापमान में भी अधिक जो है प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं। ये तो आपका बिल्कुल ही सही है। और आपका कह रहा है कि छाया अनुकूलित पौधे सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण दर उपापचयी क्रियाएं जो है ये धीमी होती हैं। बिल्कुल सही है आपका। बाकी पहला तीसरा सही है, चौथा जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है, जो पौधे स्वयं को शुष्क स्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं एवं जिनकी लघु जीवन अवधि होती है वो क्या कहलाते हैं। आपको बताना है कि जो पौधे अपने आप को शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं और इनका जो मतलब जीवन अवधि है वो भी छोटा होता है, ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है एम्फीमिरल, दूसरा है हेलोफाइट, तीसरा है हाइड्रोफाइट्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी आसान है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग। काफ़ी आसान है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। क्या हो जाएगा जो कि आपका सही हो जाएगा। और ये भी निश्चित ही आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। और याद होगा कि मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि जो आपके एफीमेरल पौधे होते हैं ये आपके कम जो है एक तरीके से कहेंगे कि अगर वहाँ पे शुष्क इन्वायरमेंट है, कम जो है जीवन अवधि मिलता है जो है अनुकूलन करने का, तो ये क्या कहलाते हैं, एम्फीमेरल पौधे कहलाते हैं। एम्फीमेरल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है जो आपका सत्य नहीं है। कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है, हाइड्रीला पूर्णतः डूबे हुए जलोद्भिद का उदाहरण है। दूसरा कह रहा है, जलकुंभी में फूले हुए पर्णवित्त की उपस्थिति पौधे जल की सतह पर तैरने में इनकी मदद करते हैं। और आपका तीसरा कह रहा है, दोनों बातें सत्य हैं। और चौथा कह रहा है, कोई भी सत्य नहीं है। आप फटाफट बता दीजिए कि कह रहा है कि कौन सा आपका है जो कि सत्य नहीं है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इसको गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। चलिए देखते हैं कि आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं।
तो याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा, आपकी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। हाइड्रिला पूर्णतः डूबे हुए जलोद्भूत का उदाहरण है और जलकुंभी जो है इसमें क्या विशेषता है, इसमें जो पत्तियां होती हैं उसमें हवा भरा रहता है, वो इसी वजह से तैरने में इनकी मदद करती हैं। तो कोई भी है जो कि गलत नहीं है, यानी कि सारी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सत्य है। कह रहा है कवक मूल पोषक तत्वों जैसे कि फास्फोरस की तेजी से अवशोषण में सहायता करते हैं। दूसरा कह रहा है शैवाल एवं दीमक दोनों मिलकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं। और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग, क्या है जो आपका सत्य हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका। और आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए क्या हो जाएगा जो सही है। तो निश्चित ही आपकी दोनों बातें सही हैं। कवक मूल पोषक तत्वों की तेजी से अवशोषण करने में मदद करते हैं। कवक मतलब ऐसे कवक जो मूल यानी कि जड़ में है, जो उसको पोषक तत्व खींचने में मदद करते हैं। और शैवाल और दीमक दोनों मिलकर के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। दोनों बातें सत्य हैं। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है। आपको बताना है माइकोराइजा, मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि माइकोराइजा जो सहजीवी संबंध है ये किसके बीच के संबंध को बताता है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, किसके बीच के संबंध को ये बताएगा। पहला कह रहा है कवक तथा पौधों के जड़ों के बीच। दूसरा कह रहा है कवक तथा शैवालों के बीच। तीसरा कह रहा है कि बैक्टीरिया तथा पौधों की जड़ों के बीच। और चौथा कह रहा है कि कोई नहीं। और ये भी आपका पढ़ा हुआ है और इसको भी सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना है। निश्चित ही क्या हो जाएगा, कवक और जड़ों के बीच, पौधों की जड़ों के बीच और कवक के बीच ये संबंध को दर्शाता है। तो आपका क्या सही है, केवल और केवल आपका पहला सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव शीत निष्क्रियता नहीं दर्शाता। कौन सा जीव है जो शीत निष्क्रियता को नहीं दर्शाता है, आपको ये बताना है। और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है चमगादड़, दूसरा है कंगारू, तीसरा है चूहा और चौथा है गिरगिट। बताएंगे कौन है जो शीत निष्क्रियता को नहीं दर्शाता है। तो ये भी आपके लिए पढ़ा हुआ है, निश्चित ही याद होगा आप लोगों को। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। कौन है जो शीत निष्क्रियता को नहीं दर्शाएगा, तो याद रखिएगा बच्चा लोग, आपका जो गिरगिट है ये शीत निष्क्रियता को नहीं दर्शाता है। चमगादड़, कंगारू, चूहा ये सब क्या है, ये शीत निष्क्रियता को दर्शाते हैं, लेकिन आपका गिरगिट शीत निष्क्रियता को नहीं दर्शाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असमतापी प्राणी नहीं है। इसमें से कौन सा है जो असमतापी प्राणी नहीं है, यानी कि वो कैसा होगा, वार्म ब्लडेड होगा। तो पहला कह रहा है गिरगिट, दूसरा कह रहा है मेढक, तीसरा कह रहा है सांप और चौथा कह रहा है पक्षी। और इसका उत्तर भी आप सभी को पता होगा कि कौन सा है जो असमतापी नहीं है। बताएंगे आप लोगों के हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, कौन है जो असमतापी नहीं है। और आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल 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 पता होगा, क्या है जो आपका असमतापी नहीं है। निश्चित ही आप सभी को मैंने बताया था पक्षी जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि असमतापी नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से जंतु शीत निष्क्रियता को दर्शाते हैं। चमगादड़, कृंतक, भालू या उपरोक्त सभी। कौन है जो आपका शीत निष्क्रियता को दर्शाता है, बताएंगे, फटाफट उत्तर देंगे। कौन आपका शीत निष्क्रियता को दर्शाने वाला जीव है। तो आपके सामने है 3 ऑप्शन और चौथा कह रहा है कि सभी। कौन सा हो जाएगा सही, आपको ये बताना है। निश्चित ही बच्चा लोग, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपकी ये तीनों ही शीत निष्क्रियता को दर्शाते हैं, यानी कि सभी बातें बिल्कुल सही हैं। चमगादड़ भी, कृंतक भी और भालू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कुछ हिम परिवर्जन प्राणी ग्लिसरॉल या प्रतिहिम प्रोटीन को जमा देते हैं, जो कि उनके शरीर के पदार्थ को क्या करता है। बताइएगा, कुछ हिम परिवर्जन प्राणी ग्लिसरॉल या प्रतिहिम प्रोटीन को जमा देते हैं, जो कि उनके शरीर के पदार्थ को क्या करता है। हिमांक के नीचे ले आता है या हिमांक से ऊपर ले जाता है या कोई प्रभाव नहीं डालता या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे क्या होगा जो कि आपका सही हो जाएगा।
और इसका भी आप लोगों को उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल पता होगा, क्योंकि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या होगा जो आपका सही हो जाएगा। तो निश्चित ही मैंने कहा था आपको क्लास में कि ये क्या करते हैं, हिमांक के नीचे ले आते हैं, ये अपने शरीर के पदार्थ को हिमांक के नीचे ले आते हैं। आपका पहला बिल्कुल सही है। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव ग्रीष्म निष्क्रियता नहीं दर्शाता। इसमें से कौन सा जीव होगा जो ग्रीष्म निष्क्रिय नहीं होगा, आपको ये बताना है। तो आपके सामने है ऑप्शन मगरमच्छ, केचुआ, सैलामेंडर और चमगादड़। कौन सा है जो आपका ग्रीष्म निष्क्रिय नहीं है, आपको ये बताना है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा सही, आपका ग्रीष्म निष्क्रिय नहीं है, कौन सा है जो कि सत्य है। तो निश्चित ही बच्चा लोग आप सभी को पता है जो चमगादड़ हैं ये शीत निष्क्रिय होते हैं, ये ग्रीष्म निष्क्रिय नहीं होते हैं, इसलिए आपका जो चौथा है ये सही नहीं है। और आपका एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे टाइप करना भूल गई थी, उसका मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए मैं कुछ आप लोगों को बना देती हूँ जिसको आप लोग सॉल्व करके बताएंगे। चलिए देखते हैं। आपका क्वेश्चन है कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम है। यहाँ पे क्वेश्चन अब याद आ गया मुझे। यहाँ पे क्वेश्चन था आपका इनमें से कौन बृहद पोषक तत्व नहीं है। बृहद पोषक तत्व नहीं है। एक मिनट में फिर से लिख दे रही हूँ, आप लोग को दिक्कत ना हो। इनमें या निम्नलिखित में से कौन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, कौन बृहद पोषक तत्व नहीं है। बृहद पोषक तत्व नहीं है, कौन सा है जो बृहद पोषक तत्व नहीं है। क्लास में मैंने पढ़ाया था बृहद पोषक तत्व और कहा था कि याद कर लीजिएगा बृहद पोषक तत्वों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आप लोगों को। पहला है कार्बन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है कैल्शियम। इसमें से कौन सा है जो आपका बृहद पोषक नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा है जो आपका बृहद पोषक तत्व नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने कई बार कहा था कि याद कर लीजिएगा। मैंने 3 प्रकार के लिखवाए थे, एक बृहद लिखवाया था, एक मध्यम लिखवाया था और एक आपका जो है सूक्ष्म लिखवाया था। तो याद रखेंगे आपका क्या है, यहाँ पे कैल्शियम नहीं था बल्कि यहाँ पे फास्फोरस था। कैल्शियम जो था ये गौड़ तत्व में आ रहा था, इसलिए बृहद में नहीं है। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस ये आपके बृहद तत्वों के में माने जाते हैं, जो किसी भी जीव के शरीर के निर्माण में बड़े पैमाने पर योगदान देते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चा लोग मैं उसमें टाइप करना भूल गई थी जल्दी में, क्योंकि आज आप लोगों को क्लास देना था और बहुत ज़्यादा प्रश्नों को मतलब बनाना था, जिसमें बहुत समय लगता है। तो क्वेश्चन टाइप करते करते कब मेरे दिमाग से स्किप कर गया पता नहीं। कोई बात नहीं। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों को मतलब पुराना पढ़ा हुआ रिकॉल हुआ या नहीं हुआ। आगे की क्लासेस में अगर कोई कमी या अधिकता लगती है तो आप अपनी बिल्कुल राय दे सकते हैं। अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। पढ़ने का मतलब है कि चीज़ें याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, और कंठस्थ करने के लिए बार बार रिवीजन करना चाहिए। आप लोग ऊबा मत कीजिए, जो वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े हैं उनको बार बार जा कर के सुन लिया कीजिए, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को सुन लेंगे तब भी चीज़ें याद हो जाएंगी, अन्यथा कन्फ्यूज़न होगा और गलतियां हो जाएंगी। तो बच्चा लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, हम लोग ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे और आप लोगों की डिमांड्स पे जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगा प्रयास करेंगे उसको पूरा करने का। लेकिन हमारी भी होप है आप लोगों से कि आप लोग भी मेहनत करें और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें और क्लास में उपस्थित रहें। अपने दोस्तों को, जान पहचान वालों को भी शेयर कर दें, सभी लोग पढ़ाई करें। अच्छी चीज़ें सबको बतानी चाहिए जिससे सबका विकास हो। तो सभी पढ़ेंगे तो सभी बढ़ेंगे आगे। तो चलिए बच्चा लोग फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।